हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम कूलिंग ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये कूलिंग ऑफ जुडिशरी क्या है, कूलिंग से क्या है? ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। हम यूजली देखते हैं कि जो जजेस रहते हैं वो कहीं ना कहीं पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे चीफ जस्टिस राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए, या फिर किसी जज को गवर्नर बना दिया, या किसी जज ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा दिया। क्या ये सही है? कूलिंग ऑफ जुडिशरी। कूलिंग ऑफ जुडिशरी मतलब यह है कि क्या रिटायरमेंट के बाद जजेस को 1-2 साल का वेट करना चाहिए अगर उन्हें आगे कुछ काम करना हो तो? क्योंकि जो जज होते हैं वो एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है, उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जुडिशरी पे। सो बेसिकली ये लेक्चर जो करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है, अब जिसका अटेम्प्ट 1-8 साल बाद में भी है, 2 साल बाद में, तो ये मत सोचना कि ये काम का नहीं है, ये हमेशा करंट में रहता है। अभी कुछ और इशू है तो 1 साल बाद कुछ और इशू होगा। आप पहले कंसेप्ट को समझिए और हम एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं, ठीक है? Recently, President Ramnath Kovind has nominated former Chief Justice of India Ranjan Gogoi to Rajya Sabha. Former CJI presided over politically sensitive cases जो कि आसाम से NRC से रिलेटेड था, आसाम NRC, अयोध्या, रेफेल, CBI, in which government was the party. अब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस दैट इज जस्टिस रंजन गोगोई, उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया उनके रिटायरमेंट के मात्र 4 महीने बाद। और इन जजेस ने कौन कौन से केसेस सुने थे? इन जजेस ने एनआरसी का केस हैंडल किया था, इन जजेस ने अयोध्या वर्डिक्ट हैंडल की थी, राफेल का केस हैंडल किया था। तो एक ये सिटीजन्स के मन में एक मिसट्रस्ट की भावना आ जाती है। हो सकता है ये इन जज ने बिल्कुल एकदम इम्पार्शियल वे में जजमेंट दिया हो, इनके जजमेंट पे कोई डाउट नहीं है, इन्होंने एक इम्पार्शियल वे में जजमेंट दिया, ठीक है। लेकिन मी एज अ सिटीजन्स, हम लोगों के मन में तो बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं ना। आपके मन में कोई और ओपिनियन होगा, मेरे मन में कोई और ओपिनियन होगा कि इनका रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट होने के बाद में इनको गवर्नमेंट ने राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया, प्रेसिडेंट ने राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया, एंड प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब आपको पूरी इमेज क्लियर है। यहां पे हमें बात करना है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक तरफ तो हम बात करें कि सेपरेशन होना चाहिए, एक तरफ तो हम बात करें कि जुडिशरी को न्यूट्रल होना चाहिए, जुडिशरी को इम्पार्शियली बिहेव करना चाहिए, और एक तरफ अगर ऐसे केसेस होंगे तो ये एक मिसट्रस्ट की भावना, एक डिस्ट्रस्ट की भावना पूरी सोसाइटी में पैदा होगी। हमें इंस्टीट्यूशन से हमारा विश्वास थोड़ा कम होने लगेगा। फिर चाहे ये अपने जजमेंट इम्पार्शियल वे में ही क्यों ना दे, हम इनके जजमेंट पे चलो डाउट नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ इम्पार्शियल वे में किया है, लेकिन वही वाली बात है कि ओपिनियंस हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। The nomination to the Rajya Sabha just 4 months after his retirement raises the question that should judges stop accepting post-retirement job offered by the government at least for few years after retiring, because accepting such post could undermine independence of judiciary. अगर ऐसी पोस्ट जजेस एक्सेप्ट करने लग गए तो क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहेगी? आपको ध्यान हो तो हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बहुत सारी बात करी थी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ऐसे इंस्टेंसेस होने लग गए तो फिर क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहेगी? हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं और अब आपको भी पता होगा कि हाँ सर इसमें ये पढ़ाने वाले हैं ना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एंड पेन नहीं चल रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड, एंड जुडिशरी। एंड जुडिशरी, इसमें हमने बात की कि इन तीनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। नाउ माय क्वेश्चंस कम, और आपको ये सोचना है
जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, क्या वो डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ जब तक इंसान नौकरी में है तब तक की बात हो, मतलब रिटायरमेंट के बाद में कुछ भी हो तो हमें मतलब नहीं है? क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन क्या सिर्फ और सिर्फ जब तक वो इंसान उस नौकरी में है, जब तक वो इंसान वो ड्यूटी कर रहा है, सिर्फ तब तक की बात है? पोस्ट रिटायरमेंट क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए? पोस्ट रिटायरमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या नहीं होना चाहिए? बिकॉज इससे इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन उठने लगते हैं, इस पे पूरे इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन उठने लगते हैं। क्लियर है? अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवीजन हम जो पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और लेजिस्लेटिव अगर आप कुछ ऐसे लॉज वगैरह कुछ बना रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं, तो उन्हें किसको जवाब देना होता है? उन्हें जुडिशरी को जवाब देना होता है। और अगर एग्जीक्यूटिव भी कुछ काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जवाब किसे देना होता है? जुडिशरी को देना होता है। इट मीन्स हमारा सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसी इंस्टीट्यूशन पे है तो वो है जुडिशरी पे। हम जुडिशरी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मी एज अ सिटीजन्स, मुझे एक बार लग सकता है कि गवर्नमेंट करप्ट हो सकती है, मुझे एक बार लग सकता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में है ही क्या, जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास लेजिस्लेटिव में मेजॉरिटी है, उन्हीं के एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं करप्ट होंगे। लेकिन मुझे जुडिशरी पे सबसे ज्यादा भरोसा है कि मेरे देश में कुछ भी गलत हुआ, अगर इन दोनों ऑर्गन ने कुछ भी गड़बड़ की तो जुडिशरी है इन्हें क्वेश्चन करने वाली। अगर मेरे साथ किसी और का भी विवाद हुआ तो मैं उसे क्या बोलूंगा? आई विल सी यू इन दी कोर्ट। मतलब मुझे कोर्ट पे कितना विश्वास है, मुझे जुडिशरी पे कितना विश्वास है। इसलिए इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी, इस इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको सोचना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो जब तक ये लोग सर्विसेज में है तब तक की बात होती है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट की कोई बात नहीं करता है। क्या पोस्ट रिटायरमेंट इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? अब आपके मन में एक पूरी इमेज बन गई है, अब आपको पूरा कॉन्टेक्ट समझ में आ गया है कि ये लेक्चर कैसा होने वाला है। मुझे इतना विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपके मन में पूरी स्टोरी बन गई है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे समझते हैं। The legislative is popularly elected where the sovereignty of people reside. The executive is accountable to legislature and the judiciary is the upholder of the constitution. Judiciary क्या है? Judiciary is the upholder of the constitution. Judiciary में upholder कौन है? जो judges हैं वो constitution को protect कर रहे हैं। जो judges हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो citizens हैं उनकी fundamental rights violate होगी तो वो हमें न्याय देंगे। Clear है? Along with its duty, provide a check against executive excess, arbitrariness and unlawful step. वो साथ साथ में एग्जीक्यूटिव की एक्सेस, जो अगर वो इम्पार्शियल वे में अगर एग्जीक्यूटिव बिहेव कर रहे हैं तो वो सारी चीजें का भी जजेस, जुडिशरी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा एक चेक रखती है उनके ऊपर। ठीक है? बीइंग द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट, इंसुलेटेड फ्रॉम द प्रेशर एंड इंड्यूसमेंट। अब हम बोलते हैं कि जुडिशरी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशरी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपने फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पाएगी। अगर जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव का ज्यादा कंट्रोल होगा तो फिर क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाएगी? अगर इस ऑर्गन पे एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा तो क्या जुडिशरी इम्पार्शियली बिहेव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इवन हमने देखा था जब हम एनजेएसी जजमेंट पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने नेशनल एनजेएसी वाला जो हमने देखा था, अगर हम उसको देखें, एनजेएसी वाले केस में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड क्यों डिक्लेयर किया था? क्योंकि वहां एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा था, वहां एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जुडिशरी में इंडिपेंडेंस रहे। लेकिन अब यही जुडिशरी
रिटायर जब तक सर्विसेज में है तब तक तो वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, तब जब तक वो सर्विसेज में तब तक तो वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट हुआ और वो अगर सरकार के साथ में आ जाती है तो फिर क्या मैं मेरी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट मानूंगा? नहीं मानूंगा, मेरे मन में डाउट्स होंगे। सो इस प्रॉब्लम को, इस चीज़ का क्या सल्यूशन है, इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? ठीक है, being the guardian of the constitution, the judiciary has to be independent, insulated and from pressure and inducement. The independence of judiciary is ensured by many constitutional provisions. अब जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस है। ये अगर आपको ध्यान हो तो हम एक लेक्चर में और डिस्कस कर चुके हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने चाहा था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी ये सारी चीज़ें चाहिए थी, तभी जो जुडिशरी का रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो कितना डिफिकल्ट है। आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया, आज तक कोई भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है ना। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंस को ही दर्शाता है। अगर मान लो आप सोचो कि जजेस का रिमूवल प्रोसेस आसान होता तो एग्जीक्यूटिव तो जिसे मन चाहे, मान लो जुडिशरी का रिमूवल का प्रोसेस बहुत आसान है, किसी जज को रिमूव करने का प्रोसेस बहुत आसान है, और मैं हूं जज, ठीक है, और आप लोग हैं एग्जीक्यूटिव में। अब मैंने आपके खिलाफ कोई वर्डिक्ट दे दी, तो आप तो बहुत जल्दी मुझे रिमूव कर देंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट में ने रिमूवल प्रोसेस इतना डिफिकल्ट रखा कि जुडिशरी को तो सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट देनी होगी, जुडिशरी को इम्पार्शियल वे में काम करना होगा, तो रिमूवल प्रोसेस इतना डिफिकल्ट रख दो कि जजेस के मन में कोई डर वाली भावना नहीं रहे। नहीं, अगर रिमूवल प्रोसेस सरल होता तो जजेस के मन में डर रहता कि मेरी नौकरी तो कल ही चली जाएगी, मैंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो नौकरी कल चली जाएगी, तो वो प्रेशर रहेगा जजेस पे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लिखे जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार हो। The judges do not hold their office at the pleasure of president. In other words, they cannot be arbitrarily removed by the government once they are appointed. They do not hold office during the pleasure of president. President की इच्छा, president की will पे वो office hold नहीं करते हैं। जुडिशरी प्रेसिडेंट की विल पे ऑफिसेस होल्ड नहीं करती है, उन्हें आर्बिट्रेरली रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द इम्पीचमेंट प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट वन एंड नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज अ जज बीन इम्पीच्ड, दो द अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड to do so. Judges therefore enjoy security of tenure while holding office, which is essential for maintaining judicial independence. इसी चीज को अभी मैंने आपको समझाया कि आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जजेस का रहा है ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन हो। क्लियर है? देन अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट चल रही थी। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुडिशरी से रिलेटेड क्या डिबेट चल रही थी, क्या थॉट्स थे। In the Constituent Assembly, K.T. Shah suggested that the High Court and Supreme Court judges should not take up executive office with the government, so that no temptation should be available to a judge for a greater emoluments or greater prestige, which would in any way affect the independence of a judiciary. K.T. Shah Constituent Assembly में क्या बोलते हैं कि जुडिशरी और गवर्नमेंट में एक सेपरेशन होना चाहिए, क्लोज निट नहीं होना चाहिए, और जजेस को कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके मन में वो सारी चीजें रहेगी। अब मान लो पोस्ट रिटायरमेंट का आपको मैं एक थॉट देता हूं, उसे हम आगे भी करेंगे। मैं जज हूं, मेरा रिटायरमेंट होने वाला है 1 साल में, मुझे पता है, तो मैं अगर अभी से मैं कोशिश करूं कि मैं सरकार का थोड़ा सा फेवरेट बन जाऊं, तो हो सकता है मुझे सरकार नॉमिनेट कर दे, हो सकता है मुझे सरकार कोई ऑफिस में लगा दे, मुझे सरकार कुछ ना कुछ काम दे दे, मुझे सरकार कहीं गवर्नर बना दे, कुछ ना कुछ मुझे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर ले। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और इसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसी टाइम पहचान लिया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उसी टाइम ये डिबेट्स चल रही थी। Then, however, this suggestion was rejected by B.R. Ambedkar. According to him, judiciary decided cases in which government has, if at all, the remotest interest, in fact, no interest at all. Immediately after the independence, the judiciary was engaged in deciding private dispute, and rarely did cases arise between citizens and government. लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो के टी शाह से डिफरेंट था, और हो सकता है वो यहाँ पे थोड़े बहुत
अंबेडकर साहब गलत हो गए। उन्होंने बोला कि जुडिशरी का रोल नहीं है, जुडिशरी का सरकार के साथ कहाँ रोल है, एकदम रिमोटेस्ट रोल है, क्योंकि केसेस सरकार के खिलाफ नहीं आएंगे, केसेस तो सिटीजन्स के खिलाफ आएंगे। ठीक है, केसेस तो आपस में जो सिटीजन्स होंगे उनके खिलाफ केसेस आएंगे। लेकिन ये सिनेरियो बाद में बदल गया। हमें जब जुडिशरी स्टैब्लिश हुई थी तो ये था कि गवर्नमेंट तो क्या है, गवर्नमेंट तो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, वो लोगों का भलाई करेगी, गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों केसेस आएंगे। केसेस जो होंगे जुडिशरी में, जो केसेस होंगे वो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे। लेकिन ये सिनेरियो चेंज हो गया। इनिशियली तो ऐसा भी था कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन अपोजिशन आया, सोसाइटी डेवलप हुई, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, फिर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म होने लग गई, तो केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे आने लग गए। क्लियर है। तो यहाँ पे अंबेडकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहीं ना कहीं अगर हम उसे देखते हैं तो वो आज गलत प्रूफ हुआ कंपेरेबल टू केटी शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसे देखें तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द जुडिशरी वाज एंगेज्ड इन डिसाइडिंग प्राइवेट डिस्प्यूट एंड रेयरली डिड एनी केसेस अराइज बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। Consequently, Dr. B.R. Ambedkar held that the chances of influencing the conduct of member of judiciary by the government was very remote. Dr. B.R. Ambedkar को लगा कि बहुत कम चांसेस है कि जब सरकार जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर पाएगी। ऐसा नहीं है, दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर रहेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट गलत साबित हुआ। हम जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको अभी भी समझ में आ रहा है कि ये वाला पॉइंट कैसे गलत हुआ है इन प्रेजेंट सिनेरियो। However, this reasoning no longer holds today because the government is the most largest litigants in the court. आज के टाइम में सबसे ज्यादा केसेस लेकिन किसके खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है। 70% ऑफ द केसेस आर अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन की बात की गई है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी होनी चाहिए, ताकि जुडिशरी अपनी कैपेसिटी में अच्छे डिसीजन दे चुके, क्योंकि 70% केस आप सोचिए, 70% केस गवर्नमेंट के खिलाफ है, और अगर वो जुडिशरी इस गवर्नमेंट के कभी फेवर में हो गई, कभी जुडिशरी गवर्नमेंट के फेवर में हो गई, तो हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारे नेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम में प्राइवेट वाले केसेस कम, गवर्नमेंट वाले केसेस ज़्यादा हैं। सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज्ड। क्लियर है। देन इंस्टेंस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल जो तो रीसेंट था वो तो हमने देख ही लिया है, लेकिन और भी बहुत एग्जांपल हुए होंगे ना, यही वाला थोड़ी ना एग्जांपल्स है, तो हम एक नजर उन पे मान लेते हैं। In 1952, Justice Fazal Ali was appointed as a governor of Orissa shortly after retiring from the Supreme Court. अब एक जस्टिस को गवर्नर बना दिया है, और गवर्नर पे हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, गवर्नर को कैसे नॉमिनेट अपॉइंट किया जाता है, और गवर्नर को कैसे रिमूव किया जाता है, इस चीज़ में हम बात कर चुके हैं। तो जैसे ही वो रिटायरमेंट हुए वैसे ही उनको गवर्नर बना दिया गया। और गवर्नर हम भले ही बोले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन गवर्नर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको पता है। गवर्नर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है उसी हिसाब से अधिकतर वो काम करते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो डू रिफर द गवर्नर लेक्चर। In 1958, Justice M.C. Shangala resigned from the Bombay High Court in order to become Indian ambassador to US. ठीक है, अब एक जस्टिस ने रिजाइन कर दिया ताकि वो इंडियन एम्बेसडर बने यूएस में। ठीक है, सेकेंड इंस्टेंस इन अप्रैल 1967 जस्टिस सुब्बा राव रिजाइन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। अब ये सोचो कि एक जस्टिस रिजाइन कर रहे हैं ताकि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। ठीक है, सो एक इंस्टेंट ये था। इन मोर रिसेंट टाइम चीफ जस्टिस पी संता स्वामीमन वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ केरला। अब एक चीफ जस्टिस को केरला का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, और रिसेंटली हमने देखा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इन प्रैक्टिस जब तक वो सर्विसेज में है तब तक आप सेपरेशन मेंटेन कीजिए, लेकिन जैसे ही आपने रिटायरमेंट दिया सारे प्रिंसिपल भूल जाओ, सब सो गए, हम सब भूल गए हैं, अब कोई सेपरेशन नहीं है। अब सरकार को किसी भी काम में लगाना है तो जजेस तैयार हैं। ये गलत है और ये आप खुद जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत है। अंडरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल
Article 124 clause 7 of the Indian Constitution provided that the retired judge cannot plead or act in any court or before any authority within the territory. However, this provision only restricts post-retirement appointments in judiciary itself but not in the post of president, governor, member of parliament, etc. हमने ये देखा था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जज अगर रिटायर्ड हो रहा है तो वो उस कोर्ट में लॉयर नहीं बन सकता, वो उस कोर्ट में कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 7 बोल रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट में वो जुडिशरी को मना तो कर रहा है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ जुडिशरी में आपने ये बताया है कि सिर्फ कोर्ट में वो लॉयर नहीं बन सकता, सिर्फ वो उस जुडिशरी में, उस कोर्ट में वो कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन ये आर्टिकल 124 प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक रहा, आर्टिकल 124 गवर्नर बनने से नहीं रोक रहा, आर्टिकल 124 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से नहीं रोक रहा है। ठीक है, वो इंसान लॉयर नहीं बनेगा, लेकिन वो इंसान कल को गवर्नर, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अच्छा, कोई जज है तो जज किसी कंपनी में बाद में एक लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। किसी कंपनी में मान लो एक चैम्बर हाउस प्रैक्टिस हो, किसी कंपनी में मान लो हायर कर लिया लीगल एडवाइजर के तौर पे, क्यों नहीं बन सकते हैं? वो भी बन सकते हैं। जब ये सारी चीजें हो सकती तो वो भी तो हो सकता है। अब मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कि इमेजिनरी एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मान लो मैं जज हूं, ठीक है, अब मेरे पास में एक कंपनी आई एक्स, ठीक है, एक्स बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा करोड़ों का टर्नओवर है यहाँ पे, उनका कोई केस था। अब उस कंपनी ने मुझे बोला कि हम तुमको हमारी कंपनी का लीगल एडवाइजर बना देंगे, आपकी पर मंथ सैलरी इतना होगा, आप प्लीज इस केस को संभाल लेना। तो मी एज अ जज, मैंने अगर इस कंपनी के टूवर्ड्स में फेवर हो गया, मैं इस कंपनी के टूवर्ड्स टिल्टेड हो गया, तो क्या मेरी इम्पार्शियलिटी रही? मतलब मैं रिटायरमेंट में जब तक सर्विसेज में हूँ तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मैं तो प्राइवेट भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं तो प्राइवेट भी किसी कंपनी को एडवाइस वगैरह दे सकता हूँ। और अगर उस प्राइवेट कंपनीज का पहले मेरे पास में केस आया हो और मैंने उस केस को सुलझाया हो तो मुझे ऑफर मिल सकता है। तो पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट सेपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? Thus, the post-retirement appointment of judges may threaten or undermine judicial independence. This is because some judges, not at all, are offered post-retirement employment by the government. It is often feared that a judge who is nearing the retirement could decide cases in a manner that pleases the government in order to get a favorable post-retirement position. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लो बहुत सारे जजेस हैं, अब रिटायरमेंट की बारी आ गई, तो सबको तो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा ना, सिर्फ कुछ को पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मिलता है। तो उन सारे जजेस में कंपटीशन हो जाएगा। जैसे मान लो 6 जजेस का रिटायरमेंट होना है इस साल, ठीक है, और उसमें से एक को तय है कि एक को ऐसा अंदर बात है कि चलो इसको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं सरकार के साथ में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन हम 6 में कंपटीशन रहेगा एक तरीके से। हम सोचेंगे कि नहीं यार काश मुझे मिल जाए, वो सोचेगा काश मुझे पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मिल जाए, वो सोचेंगे काश मुझे मिल जाए। तो किसी को पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से पूरी जुडिशरी में कहीं ना कहीं ये जो भावना है ये ठीक नहीं है। और मोस्ट ऑफ द लिटिगेंट्स जब गवर्नमेंट के खिलाफ है तो लोगों के मन में ये डाउट आता है, जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, उनके मन में ये डाउट आता है कहीं जुडिशरी सरकार से मिली हुई तो नहीं है। ऐसे डाउट्स आ सकते हैं ना, भले ही जुडिशरी नहीं मिली हो, हम नहीं बोल रहे हैं, जुडिशरी आज भी बहुत ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आज भी ये बोलूँगा कंपेरेबल टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जुडिशरी बहुत ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी पे हम बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे जजमेंट्स भी दिए, बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स भी दिए। लेकिन एक पब्लिक फॉर्मेशन तो ये होगा ना, अगर पोस्ट रिटायरमेंट के तुरंत बाद ऐसी चीज़ें होने लग गई तो लोगों के मन में तो ये सारी चीज़ें आएगी। सो एक ये अच्छी इमेज नहीं होगी जुडिशरी की उनके सिटीजन्स के सामने। क्लियर है? यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। Then loss of constitutional propriety. If the judges decide highly controversial and contested cases in the favor of government and then accept a post-retirement job, even if there is no actual quid pro quo, will this not lead to a public perception that the independence of judiciary is compromised? वही बात जो मैंने बोली कि अगर जजेस कोई हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस डिसाइड करें, कोई ऐसे केसेस जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थे और जजेस उनको डिसाइड करें एंड देन उनको सरकार के साथ में वो कहीं ना कहीं काम करने लग जाए, तो इससे पब्लिक परसेप्शन ठीक नहीं होगा। इससे जुडिशरी की इमेज
जो सोसाइटी है उसके सामने सही नहीं जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर आपने इतनी सारी समस्या बता दी है, पिछले 20 मिनट से आप समस्या ही बता रहे हो, इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन भी है, देखो लॉ कमीशन ने बहुत अच्छा सल्यूशन दिया है। हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कि डिनाई कर दी गई है, उसे अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में क्या था? उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इस चीज का सल्यूशन था जो कि आपको आपके आंसर्स में लिखना है अगर क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में तो। So in its 14th report in 1958, the Law Commission noted that the retired Supreme Court judges used to engage in two kinds of work after retirement. पहला कौन सा है? The chamber practice, a term which would be today mean giving opinions to client and serving as an arbitrator in a private dispute. Chamber practice मतलब वही किसी कंपनी में हेड कर रहे हैं, कुछ लीगल एडवाइजर वगैरह हैं, ये प्राइवेट वाला है, ठीक है, प्राइवेट फर्म वाला, इसे समझ लेते हैं। And the secondly employment in the important position under the government. ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था। The law commission frowned upon the chamber practice but it did not recommend its abolition. चैम्बर प्रैक्टिस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था लॉ कमीशन ने, उन्होंने बोला था ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अबॉलिशन की बात नहीं की थी, ठीक है। However, it is strongly recommended banning post-retirement government employment for Supreme Court judges because government was large litigants in the court. The commission recommendations were never implemented. कमीशन ने तो ये बोला था कि गवर्नमेंट के उसमें होना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के उसमें एम्प्लॉयमेंट होना ही नहीं चाहिए। प्राइवेट वाला जो चैम्बर प्रैक्टिस थी उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसे कंप्लीट अबॉलिशन की बात नहीं की गई। लेकिन मेरा ओपिनियन है वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी 65 ईयर्स की एज हो गई है, आपने अच्छा खासा काम कर लिया है, अब आप आराम करो, ठीक है, आपको पोस्ट रिटायरमेंट की क्या ज़रूरत है, ठीक। जुडिशरी को सारी चीज़ों से अलग रहना चाहिए। ओपिनियन ऑफ द सेवरल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब कुछ चीफ जस्टिस जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं उनके क्या क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू से रिलेटेड, उनका ओपिनियन भी मैटर करता है, तो उनके ओपिनियन को देख लेते हैं। इन 1980s इट वाज बिलीव्ड दैट द पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट विद द गवर्नमेंट वाज अंडरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। चीफ जस्टिस Y.V. Chandrachud felt that some judges were looking for the post-retirement position and writing judgments with that in mind. उन्होंने ऐसा बोला था, ये जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उन्होंने ऐसा बोला था कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो पोस्ट रिटायरमेंट वाली चीज़ें ढूंढ रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो जजमेंट उनके हिसाब से लिख रहे हैं। ये उनका ओपिनियन है जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। देन Chief Justice R.C. Pathak believed that the judges with short tenures of the Supreme Court tended to be more pro-government with their approach since they were looking for a suitable position after retirement. तो कुछ चीफ जस्टिस ने खुद ने उनको क्रिटिसाइज किया है, खुद ने ये सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया है कि ये जो हो रहा है वो गलत है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ चीफ जस्टिस ने खुद ने क्रिटिसाइज किया, तो हम भी बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। Several appointments to the administrative body require a cooling off periods for the individual. Required for a cooling off periods. अब आपको cooling off का मतलब समझ में आएगा। Cooling off period for individuals so as to eliminate the possibility of suspicion of conflict of interest or quid pro quo. This cooling off period must be extended to Indian judiciary. Former Chief Justice of India R.M. Lodha recommended cooling off period of at least 2 years. In this context, the example of CJI Mohammad Hidayatullah is a worth emulating. इनका एग्जाम्पल हम भी समझेंगे, लेकिन बेसिकली ये कहा गया है कि चलो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब भी दे दो, पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन भी दे दो, सब दे दो, लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। 2 साल तक वो इंसान कुछ काम ना करे। आज जजमेंट दी है, अभी रिटायर्ड हुए तो 2 साल तक वो कुछ काम ना करे, मस्त शांति से आराम करे। इतने साल से काम करते करते आ रहे, थक गए होंगे, 2 साल आप काम मत करिए, 2 साल बाद आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला और जो कुछ थोड़ी बहुत जो ओपिनियंस वगैरह हैं वो सारे चीज़ें ठीक हो सके, सेटल हो चुके, और लोगों के मन में ऐसा नहीं आए कि कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारे मन में जो परसेप्शंस आ जाते हैं वो परसेप्शंस ऐसे नहीं हो, इसलिए कूलिंग ऑफ पीरियड्स होना चाहिए। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया है। नाउ अब हम देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह का एग्जाम्पल समझते हैं। ऑफिशियल हु रिटायर फ्रॉम द सेंसिटिव पोजीशन आर बार्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी
other appointment for a period of time, normally for the 2 years. These cooling off period in posts are premised on the snapping of nexus between previous incumbency and the new appointment by the interposition of the time gap. कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए बोला गया है, जो कि मैंने बताया कि अगर पुराना जो भी उनके मन में कि किसने अपॉइंटमेंट किया, क्या हुआ, क्या, वो सब कुछ भुला जाएंगे। 2 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, फिर अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना ही है तो फिर ले लीजिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। इन 1970 मोहम्मद हिदायतुल्लाह वॉज हियरिंग अ हाईली political privy purses in which he would deliver his last judgment as a CJI. In this case, the Supreme Court held that the Indira Gandhi's government decision to abolish privy purses paid to former Indian princes who had agreed to join the Indian Union after the British left India was illegal. अब कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स को जब मर्ज किया गया था तो बहुत सारी शर्तों के साथ थी, है ना, उनको बहुत सारी शर्तों के साथ मर्ज किया कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे पर मंथ, इतना लैक्स, ये सब होगा। तो ये जो चीफ जस्टिस हैं ये अपना सीजीआई का लास्ट केस सुन रहे थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपने केसेस सुन रहे थे। तब ये केस इनसे रिलेटेड था। तब क्या हुआ था, इनके पास एक ऑफर आया था, ये आया था कि आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। कहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा? इनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा लोक आयुक्त में, ठीक है। वाइल गिविंग हियरिंग ही वाज गोइंग ऑन, ही वाज रिपोर्टेड दैट हिदायतुल्लाह वाज बीइंग कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड कोर्ट और फॉर द पोजीशन ऑफ लोकपाल आफ्टर ही रिटायर्ड। या तो लोकपाल या इनके लिए इनका कंसिडरेशन चल रहा है, आपस में सरकार में आपस में बातें चल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें ही चल रही थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे ऐसे कोई पोजीशन मिलेगी भी तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इन्होंने विलफुली इस चीज़ों को बोला, ठीक है। हम इनके जजमेंट्स में नहीं जा रहे, हम सरकार में नहीं जा रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो एक जज है ना। इन्होंने मन से बोला कि नहीं, मुझे कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं चाहिए, मुझे कोई पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, एक ये वाला एग्जाम्पल बहुत सही है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड सही है, और एक सेपरेशन ऑफ पावर है जो पोस्ट रिटायरमेंट भी होनी चाहिए, ना कि अभी होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें हमको बात ये करनी थी कि ऑल्दो जुडिशरी अपना काम भले ही एकदम बिल्कुल सही कर रही हो, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, वो एकदम बहुत बढ़िया से काम कर रही है, लेकिन अगर ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो मन में थोड़ा बहुत, जो आम लोग हैं उनके मन में थोड़ा बहुत डाउट तो होगा, भले ही जुडिशरी बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है। सो ये सारे डाउट सिटीजन्स के बीच में नहीं रहना चाहिए। जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एक बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पे डाउट चल सकते हैं, जुडिशरी पे नहीं चल सकते। मोस्ट ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। आई होप आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। आपको आगे से भी ऐसा कुछ होगा, कुछ न्यूज़ में आएगा तो आप इसे आर्टिकुलेट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।